सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, मुझे रास्ता खुद बनाना है। आज हमारे कार्यक्रम के अतिथि हैं डॉक्टर हरेंद्र सिंह जी, जो पीजी कॉलेज के गणित विभाग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, जिन्होंने अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के 2% शीर्ष वैज्ञानिकों की सूची में 2022 में दूसरी बार अपना स्थान बनाया है। गूगल स्कॉलर उद्धरण 1192 H इंडेक्स 23, I10 इंडेक्स 33 है। आपके 50 शोध पत्र अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में एवं 6 पुस्तकें यूके तथा स्विट्जरलैंड के प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित की जा चुकी हैं। आपने अपना शोध भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान BHU से किया है। इबोला, कोरोना वायरस, HIV एवं स्मोकिंग जैसे मैथमेटिकल मॉडल पर आपके कार्यों को खूब सराहा गया है। आपने रूस तथा सर्बिया जैसे देशों का शैक्षणिक भ्रमण भी किया है। हम आपका मूल बिंदु के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। इस कार्यक्रम में पहला प्रश्न हम आपके बारे में ही पूछेंगे कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा से यहाँ तक के लंबे सफ़र के बारे में कुछ बताएं। जी धन्यवाद। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इस मूल बिंदु चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद हमको इस प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए। और जैसा कि आपने मेरे बारे में बताया तो मैं अपनी आरंभिक शिक्षा के बारे में ये बताना चाहूँगा कि मेरा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की पढ़ाई जो है वो मैं मूलतः रायबरेली ज़िले का रहने वाला हूँ। अच्छा। तो मैंने अपनी हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा वहीं पे इंटर कॉलेज है हरनारायण सिंह इंटर कॉलेज ऊंचाहार, मैंने वहाँ से कंप्लीट किया है। और हाई स्कूल में मेरा परसेंटेज काफ़ी अच्छा माना जाएगा, 76% था जी। फिर इंटरमीडिएट में मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ग्रुप से था। तो मेरा यूपी बोर्ड से था कि यूपी बोर्ड से मैं पढ़ा, यूपी बोर्ड से इसलिए बहुत अच्छा माना जाएगा। और इंटरमीडिएट भी मैंने यूपी बोर्ड से ही किया था और मेरा 85% था उस समय जी। 2007 में मैंने इंटर कंप्लीट किया। और इंटर कंप्लीट करने के बाद मैं ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए वहीं पे रायबरेली ज़िले का काफ़ी प्रतिष्ठित डिग्री कॉलेज है फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज, मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया। फिजिक्स PCM ग्रुप में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हमारा सब्जेक्ट था। फिर वहाँ पे जब मैंने पढ़ाई किया तो थोड़ा कॉलेज का क्या है कि वहाँ पे उतनी ज़्यादा सुविधाएं तो होती नहीं हैं और फिर भी वहाँ के टीचर्स अच्छे थे। और इसी के साथ साथ थोड़ा पारिवारिक परिवेश भी बता दीजिए, आपके पिताजी और माताजी। हमारे पिताजी स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत हैं, अभी पिताजी रिटायर नहीं हुए हैं। अच्छा। नेक्स्ट ईयर उनका रिटायरमेंट है। और माताजी गृहिणी हैं और मेरे बड़े भाई और भाभी हैं। और उसके बाद फिर मैंने वहाँ ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, वहाँ पे मेरा अच्छा था। लेकिन उस समय मेरा कोई एम ऐसा नहीं डिसाइड था कि मुझे हायर स्टडीज़ में जाना है या PhD करना है, क्या करना है, ऐसा कुछ नहीं था मेरा। जैसे वहाँ पे जो सामाजिक परिवेश था कि लोग एयरफोर्स को प्रेफर करते थे, तो मेरी भी इच्छा होती थी कि मैं भी एयरफोर्स में जाऊँ, NDA में तो एयरफोर्स का मैंने एग्ज़ाम भी दिया है और मैंने रिटन भी क्वालिफाई किया है उसका। लेकिन वहाँ पे जैसे कुछ चीज़ें थी, जैसे दौड़ने के लिए है, ये सब मेरा कोई प्रैक्टिस में था नहीं। तो ग्रेजुएशन करने के बाद फाइनल ईयर में जब मैं था तो मेरा कोई एम खास डिसाइड नहीं था। लेकिन मैं पहले सोचता था, उस समय बैंक PO का बहुत ज़्यादा था कि हाँ बैंक PO की तैयारी करते हैं, बैंक PO। मैं भी बैंक PO के लिए सोचा कि ग्रेजुएशन के बाद बैंक PO का तैयारी करूँगा और बैंक PO हो जाऊँगा, वो भी अच्छा रहेगा। लेकिन फाइनल ईयर में मेरे जो कोचिंग जहाँ पे मैं करता था उन सर ने बताया कि आप BHU का फॉर्म भर दीजिए, आप पढ़ने में अच्छे हैं, आपका हो जाएगा। उस समय 2010 की बात है ये, 2007 की बात है। 2007 तक BHU का फॉर्म ऑफलाइन ही भरा जाता था, उसके बाद से ऑनलाइन हुआ। तो उस समय BHU का फॉर्म उस ज़िले में जैसे आप जाइए दुकान पे तो रेयर केस में मिलता था।
स्पेशली कहने पे ही वो फॉर्म मंगाते थे। तो मैं उनको इन्फॉर्म किया मैं BHU का फॉर्म भरना चाहता हूँ, आप मेरे लिए मंगा दीजिए, एडवांस पेमेंट लेते हैं तब आपका फॉर्म मंगाते हैं। अच्छा। तो मैंने बोला कि नहीं मैं भरूंगा, आप पेमेंट लीजिए और मेरा फॉर्म मंगा दीजिए। तो उन्होंने मुझे BHU एंट्रेंस का फॉर्म ला के दिया, तो मैंने उसको फॉर्म फिलअप किया। एंट्रेंस के समय भी जब एडमिट कार्ड 3 दिन पहले जारी हुआ तो मैं असमंजस में था कि जाऊँ कि ना जाऊँ। पिताजी ने बोला कि नहीं मतलब जाना चाहिए तुमको। उन्होंने बोला कि चलिए इसी बहाने मैं बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर लूँगा और तुमको भी दर्शन करा दूँगा, एंट्रेंस भी दे लेना अपना। तो मैं भी उसी के लिए आ गया कि चलिए ठीक है। हम लोग आए, अपना एंट्रेंस दिए और एंट्रेंस देने के बाद मैं जब घर वापस गया तो पिताजी ने बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया और उसके बाद हम लोग वापस गए। तो उसके बाद मैं भूल गया कि मैंने कोई एंट्रेंस दिए BHU का। भूलने का मतलब जैसे मेरे दिमाग में नहीं था कि मेरा आज रिजल्ट, एक होता है कि आदमी मन में उत्सुकता होती है कि मेरा रिजल्ट आ जाए तो मैं इसके थ्रू फिर तुरंत मुझे BHU में एडमिशन, कुछ नहीं है ऐसा। मैंने पेपर दिया और उसके बाद मैं दिमाग से एकदम रिलैक्स हो गया। वहीं लोकल अपना देखने लगा, बैंक PO कोचिंग के लिए कहाँ पे अच्छी होती है, रायबरेली ज़िले में या लखनऊ जाना पड़ेगा, कैसे होगा। मेरा दिमाग सब इन चीज़ों में चलने लगा। फिर अचानक मेरे एक फ्रेंड का फ़ोन आया कि आज BHU का रिजल्ट आया है। 3 लोग हम आए थे टोटल देने। तो मैंने पूछा कि आपका हुआ कि नहीं, तो उसने बोला मेरा तो नहीं हुआ है, आप अपना देख लीजिए। तो मैं हंसते हुए घर में बताया कि आज BHU का रिजल्ट आया, मैं जाके देख लेता हूँ। और तब भी मैं कोई सीरियस नहीं था। जब वहाँ पे जाके रिजल्ट देखा तो मेरा BHU एंट्रेंस में रैंक था जो था 41। 41। हाँ 41। तो मैंने उससे बोला, मतलब कैफ़े पे उस समय लोग जाते थे, इतना ज़्यादा वो नहीं था कि मोबाइल पे तुरंत देख लिए, 2007 की घटना है। तो मैं तुरंत उससे प्रिंट आउट लिया, लाके घर वालों को बताया। उसके बाद भी मेरा एम ये नहीं हो कि मैं जाके BHU में एडमिशन ले लूँ। और उस समय 120 सीटें होती थी, 120 सीटें थी BHU में और 41 सीट मतलब आपको कन्फर्म होना ही होना। फिर भी मेरे मन में ऐसा नहीं था कि मतलब मैं वहाँ जाऊँ और एडमिशन ले लूँ। फिर भी मैं सोचता था कि ठीक है। फिर मैं आया, उसके बाद काउंसलिंग का डेट आ गया जी। तो काउंसलिंग के 2 दिन पहले पिताजी से मैंने बात, पिताजी का मेरे ऊपर बहुत विश्वास रहता था शुरू से ही। एक होता है, कभी मुझे उन्होंने कभी पढ़ने के लिए कहा ही नहीं कि बेटा तुम पढ़ो। वो हम पर इतना विश्वास करते थे कि अगर मैं बोलता था कि पापा ये करना है तो हाँ ठीक है, वो बोलते थे कि तुम जो करोगे ठीक करो। हर चीज़ के लिए मेरा सहयोग बहुत करते थे, किसी भी चीज़ के लिए बोलिए तो तुरंत उसके लिए वो। तो मैंने बोला, हमसे बोले कि एडमिशन लेना है BHU में ले लो, बहुत अच्छी जगह। तो मैंने बोला ठीक पापा, सोच के फिर 2 दिन पहले मैंने डिसाइड किया कि नहीं हमें चलना चाहिए BHU में एडमिशन लेने के लिए। फिर पिताजी उस समय भी मेरे साथ आए काउंसलिंग के लिए भी, और हम लोग हॉस्टल में 2-3 दिन स्टे किया और फिर हमने फाइनली बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। और फिर वहाँ से मैंने MSc अपना मास्टर डिग्री कंप्लीट किया और MSc में मेरा 9.47 पॉइंटर था और अगर आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 90% था और मैं क्लास में सेकंड पोजीशन थी मेरी। अच्छा। हाँ, और क्लास का भी मान सकते हैं, ओवरऑल मान सकते हैं, क्योंकि सेकंड रैंक का वहाँ कोई वो नहीं होता है। तो इसीलिए क्योंकि जो गोल्ड मेडल मिला था हमारे ही बैचमेट को मिला था। अच्छा। हाँ, तो मेरा वहाँ पे अच्छा रहा। तो उसके बाद भी मेरा उतना ज़्यादा ये नहीं था, लेकिन ये है कि वहाँ पे आने के बाद अब कहते हो बाबा विश्वनाथ की नगरी, आप जिस उद्देश्य से जाएंगे उद्देश्य पूरा होना ही होना है, केवल आपका उद्देश्य सही रहे। और आपका, मैं वहाँ शाम में, मंदिर है अंदर कैंपस में बाबा विश्वनाथ का, मैं वहाँ शाम में जाता था, आरती वहाँ पे होती है 7:45 से 8:15। तो मैं हमेशा आरती में मिलता, मैं कहीं मिलूँ ना मिलूँ, 1 साल बाद मेरी ये पोजीशन थी, मैं वहाँ ज़रूर मिलूँगा आपको। और आरती में शाम में आप कभी जाएंगे देखेंगे वहाँ डमरू बजता है, मैं डमरू में ही बजाता था। भोलेनाथ की कृपा थी मेरे ऊपर, मुझे ऐसा सौभाग्य मिला और ये काम मैंने 5-6 सालों तक किया। फिर जैसे ही मैं MSc में था तो MSc कंप्लीट करने के बाद IT BHU 2012 मैंने MSc कंप्लीट किया। IT BHU से IT BHU 2012 में ही पहली बार बना। तो मुझे लगा कि जब अपना ही कैंपस IIT इधर बन ही चुका है तो कहीं जाने से अच्छा मैं यहीं क्यों ना एडमिशन PhD में ले लूँ, क्योंकि IIT में पढ़ने की इच्छा थी। अब जब अपने ही यहाँ IIT आ गई है तो ये था कि यहीं पे एडमिशन ले लेता हूँ। तो मैंने फाइनल ईयर में ही गेट क्वालिफाई कर लिया था। ये मैथ का एक प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम होता है जो IIT कंडक्ट करती है, और मेरा फाइनल ईयर में ही क्वालिफाई हो गया था और ऑल इंडिया शायद मेरी 142 रैंक थी। तो मैंने IIT BHU अप्लाई किया, मुझे शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया और मैं इंटरव्यू दिया और मेरा PhD में वहाँ पे शोध कार्य के लिए IIT BHU में मैथमेटिक्स में हो गया।
फिर मैंने वहाँ पीएचडी शुरू किया और बाबा के दरबार में मैं हमेशा वहाँ भी रहा पीएचडी में 4 साल। तो शाम का जो हमारा रूटीन था वो फॉलो करता तो मैं जब भी कभी परेशान हुआ किसी तो वहीं पे जाके अपना ध्यान लगाता था बाबा के सामने और आरती में रहता था। तो बाबा की कृपा से मेरा पीएचडी भी वहाँ से कंप्लीट हो गया। 2012 में एडमिशन लिया और ईश्वर की ऐसी कृपा रही। ये मेरा दुर्भाग्य रहा कि मेरे जो पीएचडी सुपरवाइजर थे प्रोफेसर ओपी सिंह सर जी, वो कैंसर से एक्सपायर कर गए लास्ट 3 साल बाद। तो मेरा 3 साल हुआ था तो फिर मुझे दूसरे सुपरवाइजर अलॉट किए गए जो एसोसिएट प्रोफेसर अभी भी आईटी बिचून डॉक्टर राजेश कुमार पांडे सर, और उन्होंने मेरा बहुत हेल्प किया। और फिर विदिन 6 मंथ यानी 3.5 साल के अंदर मैंने पीएचडी कंप्लीट कर दी। हाँ, 3.5 साल के अंदर मैंने पीएचडी कंप्लीट कर दी, जमा कर दिया और उसके बाद मेरा फाइनल डिग्री अवार्ड हो गया। 2016 में मुझे फाइनल डिग्री अवार्ड हो गया। 2012 से एमएससी मैंने किया, 2016 पीएचडी। अब उसके बाद मैंने उसी बीच में ये हायर एजुकेशन का फॉर्म आया हुआ था, यूपीएचएससी उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन। मैंने उसका फॉर्म अप्लाई किया, नेट के थ्रू होता था। हाँ, उसी बीच में मैंने कई एग्जाम भी पीएचडी में एडमिशन लेने के बाद मैंने नेट जेआरएफ भी क्वालिफाई किया। ओवरऑल मैं 3 बार क्वालिफाई हूँ नेट जेआरएफ। अच्छा। हाँ, और उसके बाद मैंने क्या कहते हैं कि गेट भी एक एनबीएचएम एग्जाम होता है, वो और भी इनसे एबव लेवल का होता है, वो और भी ज़्यादा प्रेस्टिजियस एग्जाम होता है। जैसे आप ये कंपेयर करने के लिए बोल सकते हैं कि अगर आप 100 जेआरएफ मिलेंगे आपको तो उसमें एक ही आदमी एनबीएचएम क्वालिफाई। अच्छा। ईश्वर की कृपा है मैंने वो भी एग्जाम क्वालिफाई किया। एनबीएचएम मुझे 3 फेलोशिप उस समय गेट की भी थी, जेआरएफ की भी थी, एनबीएचएम फेलोशिप अवार्ड लेना एक ही रहता है, लेकिन फिर भी मैंने तीनों एग्जाम जो मैथ के प्रेस्टिजियस एग्जाम में, हाँ, तीनों क्वालिफाई कर दी। और उसके बाद फिर मैंने हायर एजुकेशन का फॉर्म भी, ये पीएचडी के समय ही चलता रहता था, शोध कार्य अपनी जगह रहता था, इसके लिए भी टाइम हम लोग अपना भी बेसिक भी पढ़ते रहना चाहिए क्योंकि बेसिक ही सब जगह पूछा जाता है। तो फिर उसके बाद मैंने वहाँ पे एडमिशन कंप्लीट कर लिया अपना पीएचडी, और फिर इसका एग्ज़ाम मैंने दे दिया। बीच में इसका एग्ज़ाम भी दिया मैंने हायर एजुकेशन का, लेकिन रिजल्ट थोड़ा सा प्रोसेस डिले होता है कि मान लीजिए पहले रिटन होगा, फिर इंटरव्यू होगा, फिर रिजल्ट आएगा, ये सब प्रोसेस। उसी बीच में मैं फाइनल जैसे पीएचडी कंप्लीट किया तो मुझे नाइजर भुवनेश्वर, जो भुवनेश्वर उड़ीसा में है जी, वो देश का इकलौता इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। तो मुझे वहाँ पे पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप अवार्ड हो गई, पीडीएफ फेलोशिप, और मैंने तुरंत वहाँ पे इसको ज्वाइन कर लिया पोस्ट डॉक्टर। यहाँ से जैसे ही डिग्री अवार्ड हुई, ये मेरे ऊपर भोलेनाथ का ही कृपा रहा कि मुझे कभी कोई गैप नहीं हुआ मेरी पढ़ाई में। जैसे ही ग्रेजुएशन वैसे ही एमएससी में तुरंत एडमिशन, वैसे पीएचडी में, पीएचडी तुरंत बात हो। जैसे ही मैं पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप, क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस होता है, पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप एक तरीके का एक्सपीरियंस होता है, उसका कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं होता है कि आप इतने दिन का करेंगे तभी आपको अवार्ड होगा। आप जितने दिन किए उतने दिन का एक्सपीरियंस आप पे लिख दिया जाए। जैसे आपने 6 महीने किया तो इनको पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप का एक्सपीरियंस 6 महीने लिख दिया। हाँ, जैसे आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एक्सपीरियंस है वैसे ही उसका भी एक्सपीरियंस है, दोनों काउंट होते हैं। आप कहीं अप्लाई करेंगे तो उसका भी एक्सपीरियंस वैसे ही काउंट होता है। तो मुझे वो अवार्ड हो गया तो मैं नाइजर भुवनेश्वर चला गया, और जैसे मैं भुवनेश्वर गया 4 या 5 दिन बाद ही रिजल्ट आ गया मेरा हायर एजुकेशन का कि मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेक्शन हो चुका है। अब मैंने ईश्वर से प्रार्थना किया कि ये एक लास्ट है, मतलब पढ़ाई जैसे बोलते हैं पीडीएफ लास्ट, पीएचडी के बाद पीडीएफ होना चाहिए जी। मैंने ईश्वर से प्रार्थना किया थोड़ा सा हमें समय दीजिए। अच्छा, प्रोसेस जो डिले होते 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 7 महीने लगा फाइनल यहाँ कॉलेज अलॉटमेंट ज्वाइनिंग, और मैं 7 महीने तक वहाँ पे था। तो मुझे मिनिमम 6 मंथ का कहना रहना चाहिए, तो मुझे वो भी सर्टिफिकेट वहाँ से अवार्ड हुआ कि मैंने पीडीएफ भी आपने कर लिया है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे आके गाजीपुर में ही मुझे पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज गाजीपुर अलॉट हुआ, और मैंने यहाँ पे आके 31 अगस्त को 2017 में ज्वाइन कर लिया। बहुत बड़ी उपलब्धि है आपकी, और बड़ा लंबा सफ़र है, और ईश्वर की कृपा से और उनके सहारे आपने अपनी मेहनत के बल पर इसको पार किया। बड़ी अच्छी बात है। आपके लगभग 50 शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं, 6 पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं, वो भी इंटरनेशनल प्रकाशकों द्वारा। अपने शोध कार्य के बारे में कुछ बताएं। जी, जब मैंने आईआईटी बीएचयू में एडमिशन लिया तो मुझे जो भी टॉपिक अलॉट किया गया सर के द्वारा कि आपका पीएचडी इसी पे आगे कंटिन्यू होगा जी,
फिर सर ने 1.5-2 साल बाद जैसे ही कोर्स वर्क पूरा, उन्होंने बोला थोड़ा सा टॉपिक में चेंज करना चाहता हूँ, तो उन्होंने मुझे कुछ कंप्यूटेशनल मेथड्स पे उन्होंने अलॉट किया कि आप जो रिसेंट प्रॉब्लम चल रही हैं इनका आप मैथमेटिकल मॉडलिंग सीखिए और इस पे कोई भी कंप्यूटेशनल मेथड आप अप्लाई करिए। तो मैंने प्रोग्रामिंग को भी अच्छे से पढ़ा और मैंने प्रोग्रामिंग पे भी अच्छे से सीखा। जो प्रोग्रामिंग के सॉफ्टवेयर हैं, चाहे वो सी लैंग्वेज हो, चाहे मैटलैब हो, चाहे मैथमेटिका हो, मैंने सब पे काम किया है। और उसके बाद मैंने सीखने के बाद मुझे इसमें काफ़ी मतलब शोध कार्य में मेरा बहुत इंटरेस्ट है। जैसे मुझे रिसर्च पेपर लिखना, उनको समझना, उनको करना। कोरोना के टाइम में जैसे मैं 2 साल काफ़ी रिलैक्स रहा क्योंकि ऑनलाइन क्लासेज होती थी, या बीच में तो 6 महीना क्लास ही पूरा सस्पेंड रहा, तो उस समय मुझे काफ़ी टाइम मिला शोध कार्य के लिए। मैं जब नाइजर भुवनेश्वर गया पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप पे, तो वहाँ पे भी मुझे अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। उन्होंने काफ़ी सुविधाएं दे रखी थी रिसर्च के लिए, क्योंकि पोस्ट डॉक्टरल फेलो को काफ़ी सुविधाएं दी जाती है, इवन तो पूरा फ्लैट देना और रहने के लिए और पूरा वाईफाई सुविधा देना सब। तो मुझे रिसर्च को लेके हमेशा इंटरेस्ट रहता है। आज भी लोग ये जानते हैं कि मैं रिसर्च को लेके, जैसे बहुत लोग साथ वाले ज्वाइन किए, और क्योंकि रिसर्च के लिए एटमॉस्फेयर भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। जी, बहुत जरूरी है। लेकिन मैं एक जैसे कि मैं ये कहूँगा कि मैथमेटिक्स में अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं, तो अगर आपको थोड़ी भी सुविधाएं दी जाएं, बस ईश्वर कृपा से आपको एक लैपटॉप आपके पास अवेलेबिलिटी हो, नेट की हो, तब भी आप कहीं भी बैठ के अपना रिसर्च कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, उसके लिए लैब्स की ज़रूरत आपको कि नहीं है कि हमें लैब ही होगा तो हम अपना आप चाहे तो कंप्यूटेशनल वर्क कहीं भी बैठ के अपना परफॉर्म कर सकते हैं। आपके ज़्यादा सुविधाओं की ज़रूरत मैथमेटिक्स के रिसर्च में नहीं है। अब जैसे हम यहाँ भी डिग्री कॉलेज में भी ज्वाइन किए, वहाँ रहे, तो हमारे पास ये सारी सुविधाएं, लैपटॉप है और अपना वाईफाई कनेक्शन ले लिए, तो इन सारी सुविधाओं से हाँ कभी कभी दिक्कतें आती हैं। जैसे आपको कोई पेपर डाउनलोड करना है, अब बड़े बड़े जर्नल का सब्सक्रिप्शन आपके इंस्टीट्यूट के पास नहीं रहेगा, उस केस में हमें परेशानी झेलनी पड़ती है। तो उस केस में मैं अपने किसी भी फ्रेंड को कांटेक्ट कर लेता हूँ, किसी भी जूनियर को बोल देता हूँ जो सर के साथ पीएचडी कर रहा है, सर मुझे पेपर उससे कह दीजिए डाउनलोड करके भेज दीजिए। आपके इंटरेस्ट के ऊपर है। अदरवाइज आप चाहें तो इसको बहाना बना के कि मैं पढ़ना चाह रहा था, पेपर हमें नहीं मिला तो मैंने रोक दिया काम। कहीं ना कहीं अच्छे इंस्टीट्यूट से आप उस पेपर को मंगा सकते हैं। तो वहाँ से बोल दिया कि हमें पेपर अवेलेबल, तो वो लोग पेपर अरेंज कर दिया और हमने यहाँ पे उसको पढ़ के अपना इम्प्लीमेंट कर दिया। उनकी हेल्प लिया तो मैंने उनका भी नाम ऐड कर दिया कि चलिए आपने हमें सहयोग किया। और बुक्स का क्या है कि जैसे रिसर्च पेपर का एक फ्लो होता है, जैसे लोग कहते हैं रिसर्च पेपर में हमने बहुत फॉरेन कोलैबोरेटर के साथ भी काम किया है। प्रोफेसर एच.एम. श्रीवास्तव यूनिवर्सिटी ऑफ विक्टोरिया कनाडा, उनके साथ मेरे कम से कम 8 से 10 रिसर्च पेपर पब्लिश है। उसके बाद प्रोफेसर दिमित्री वैलेनू कानकाया यूनिवर्सिटी टर्की जॉर्डन, वहाँ से उनके साथ मेरे कोलैबोरेशन है। और भी कई अच्छे अच्छे प्रोफेसर हैं जिनके प्रोफेसर कार्लो कट्टानी रसिया, उनके साथ मेरे कोलैबोरेशन है। तो मैंने कई फॉरेन ऑथर्स के साथ भी कोलैबोरेशन किया है। और इंडिया में भी रिप्यूटेड मेरे सुपरवाइजर इवन दो प्रोफेसर डॉक्टर राजेश कुमार पांडे एसोसिएट प्रोफेसर, उनके साथ भी मैं काम करता हूँ, अभी भी काम करता रहता हूँ। अभी रिसेंट में जो लास्ट बुक 6 नंबर जो 6ठी बुक है वो मेरे सुपरवाइजर के साथ ही है, मेरा प्रोफेसर एच.एम. श्रीवास्तव सर के साथ है। और भी मेरे राजस्थान में हैं कुछ कोलैबोरेटर, अधिकतर जगहों पे हैं। इवन दो मैंने कोलैबोरेशन के साथ साथ लोग बोलते हैं कि रिसर्च में जैसे कि कभी कभी लोगों को लगता है कि अपना भी खुद का, तो मैंने खुद के भी सिंगल आथर 11 से 12 पेपर लिख रखे हैं। और जो वेल रिपोर्ट, जो हाई इंडेक्सिंग जिनमें IIT और NIT के पेपर, उनमें हमने सब पेपर पब्लिश कर रखे। हमने कभी भी लोकल जर्नल में कोई पेपर पब्लिश नहीं किया, कभी भी कोई ऐसा जर्नल पब्लिश नहीं किया जहाँ पर थोड़ा भी ये रहे कि हाँ इन्होंने ऐसे छपवा ले पेपर। सब स्टैंड, आप सारे पेपर ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, सारे जर्नल की सारी पेपर का लिंक सब कुछ अवेलेबल है ऑनलाइन, फ्री ऑफ कास्ट। कभी किसी पेपर के लिए पैसा भी नहीं वो करते हैं कि पैसा दे के पब्लिश कराएं। और इवन दो जो साइंस में जो लोग रिसर्च करते हैं उनको पता है कि एक इम्पैक्ट फैक्टर होता है SCI, जो सबसे हाई इंडेक्सिंग होती है, जिसको IIT रिकॉग्नाइज करता है कि आपका पेपर SCI जनरल में होना चाहिए। वहाँ तो रूल ही बना दिए कुछ IIT में कि आपके 2 पेपर SCI नहीं होगा तो आपका PhD नहीं जमा होगा। मैंने अधिक सारे पेपर SCI और स्कोपस ही आज तक भी पब्लिश किए, जबकि मेरे ऊपर अब कोई बाउंडेशन नहीं है। मैं लोकल पेपर भी लिख सकता हूँ, कभी भी ऐसा नहीं। आज भी मैं जो स्टैंडर्ड IIT का था मेंटेन रखता हूँ। और किताब बुक्स का जैसे एक ही एरिया में सब काम करने, तो मुझे लगा बुक्स में भी करना चाहिए, तो मैंने 6 एडिटेड बुक का टास्क भी कंप्लीट किया है। अभी भी मेरे 2 बुक पे काम मेरा अभी भी चल रहा है। हाँ 2 बुकें और प्रकाशित, हाँ 2 बुक और प्रकाशित होंगी। तो ये जो 6 बुकें लिखी हैं तो उसके थोड़ा नाम बता देंगे आप? यस, जैसे कि ये मेनली मैथमेटिकल मेथड्स पे लिखी गई है। एक जैसे मैथमेटिकल मॉडलिंग है,
पहली बुक जो हमारी आई थी वो मैथमेटिकल मॉडलिंग पे आई थी। जी सेकेंड बुक जो हमारी आई थी वो एडवांस न्यूमेरिकल मेथड पे आई थी, जी जो रिसेंट में यूज करते हैं। जी और तीसरी बुक जो हमारी थी वो थी क्या कहते हैं कि टॉपिक्स इन इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन पे थी। जी और चौथी बुक जो हमारी थी वो थी फ्रैक्शनल कैलकुलस पे, जो मेरा मेन एरिया ऑफ रिसर्च रहा है, उस पे मैंने एडिट Fractional। किया था। हाँ, फ्रैक्शनल कैलकुलस पे एडिट किया था। और जो पांचवी बुक हमारी थी वो मेरा आइडिया ये आया जब ये कोरोना टाइम में कि मैं जो ये डिजीज हैं इन पे अगर कुछ मॉडलिंग का कलेक्शन कर सकूं और इन पे कुछ लोगों से बात किया, तो उस पे मेरा एडिटेड बुक का है, वो अल्जेवियर से पब्लिश। और छठी बुक जो अभी रिसेंट आई है वो सीआरसी प्रेस एंड टेलर एंड फ्रांसिस। मेरी 4 बुक सीआरसी प्रेस टेलर एंड फ्रांसिस से पब्लिश हैं और 1 बुक अल्जेवियर से पब्लिश है और 1 स्प्रिंगर से। मेरी 6 एडिटेड बुक अभी तक टोटल पब्लिश है। हाँ। बड़ा सुनने में अच्छा लग रहा है और हमें लगता है कि इन चीज़ों को सुनकर लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा आगे चल के और बड़ी जानकारी मिलेगी बच्चों को आगे पढ़ने के लिए और उत्साहवर्धन भी होगा। आपने अब तक की आपकी अब तक की उपलब्धि अचीवमेंट क्या है? अब अचीवमेंट में आप यही मान सकते हैं, जैसे अभी इस प्रोफेशन में रहने में हमें बोल सकते हैं जैसे कि हमने नेट क्वालिफाई किया, जेआरएफ क्वालिफाई किया, गेट क्वालिफाई किया है, एनबीएचएम, तो लगभग इस हायर एजुकेशन में आने के लिए सारी चीज़ें, जैसे नेट जेआरएफ तो मैंडेटरी होता है, आपको ये क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। एक हम अपने एनबीएचएम जो हमने क्वालिफाई किया उसको बहुत अपना अच्छा मानते हैं कि हमने लाइफ में, और क्योंकि नेट जेआरएफ तो लगभग जो इस फील्ड में है सबने क्वालिफाई किया ही है, तो एनबीएचएम मैंने क्वालिफाई किया ईश्वर कृपा से वो। और दूसरा जो मुझे पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप मिली नाइजर भुवनेश्वर से, वो भी बहुत प्रेस्टिजियस फेलोशिप थी इसी इंस्टीट्यूट से जो हमें मिली। और तीसरा भी जो मेरा वर्ल्ड के टॉप 2% साइंटिस्ट में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से, हमको लग रहा है अगर पूरे भारत में देखा जाए तो डिग्री कॉलेज से इकलौता मैं ही हूँगा जिसका सिलेक्शन इसमें हुआ होगा। जी पूर्वांचल विश्वविद्यालय से शायद 2 या 3 लोग टोटल, बीएचयू से मान के चलिए 60 लोग लगभग, पूरे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से जबकि इतना सारा, तो उसको भी आप मान सकते हैं कि हम डिग्री कॉलेज में रह के भी मेरा उसमें नाम आना स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। और वो केवल रिसर्च पेपर देख के ही नहीं, उनके लिए होता है कि रिसर्च पेपर आपका जो है उसका साइटेशन कितना है, मतलब आपके रिसर्च पेपर लोग पढ़ भी रहे हैं कि नहीं, केवल आपने ऐसे ही लिख दिए अपनी मतलब उसके सेटिस्फैक्शन के लिए, तो वो उससे बनाते हैं कि आपका कितना, और वो ये देखते हैं कि आपके जो पेपर पब्लिश हुए हैं वो अच्छे जर्नलों में हैं कि नहीं, स्कोपस एससीआई जो वर्ड हमने यूज किया था उसके बेसिस पे वो इंडेक्सिंग करते हैं। तो उसमें मेरा नाम आया और लगातार 2 बार से मेरा नाम आ रहा है उसमें, वो हर साल अपनी लिस्ट पब्लिश करते हैं, तो मेरा दोनों पिछले साल भी मेरा नाम था, इस बार भी है। और एक एडी इंडेक्सिंग होती है, वो भी फॉरेन की ही इंडेक्सिंग है, उसमें भी मेरा नाम आया हुआ है। अच्छा। हाँ, तो उसको उनका रहता है ओवरऑल रिसर्च को लेके वो बनाते हैं, तो उसमें भी मेरा नाम लगातार 2 साल से आ रहा है। तो गाजीपुर में मैथ्स को कैसे देखते हैं? गाजीपुर में जब मैंने यहाँ डिग्री कॉलेज में ज्वाइन किया तो जब मैं क्लास लेने गया तो मैंने बच्चों के अंदर, बच्चों की पढ़ने की इच्छाएं हैं, हर बच्चा सीखना चाहता है। आप भी जानते हैं कि अगर कोई भी बच्चा हो कॉलेज आ रहा है, अगर क्लास में बैठ रहा है तो सीखने की इच्छा से ही बैठ रहा है। ये हमारे ऊपर है, आपके ऊपर है, टीचर के ऊपर कि हम उसको कैसे मतलब कंटिन्यू कर सकते हैं, कैसे उसका इंटरेस्ट और उस फील्ड में ला सकते हैं, हाँ पढ़ा सकते हैं। तो जब मैंने यहाँ पे मैथमेटिक्स में पढ़ाना शुरू किया तो बच्चों का यही रहता था कि हाँ फ्यूचर का एम क्या, जैसे कभी कभी मुझे भी लगता है, जैसे मैं आपको बताया कि मेरा कोई एम नहीं बहुत ज़्यादा वो नहीं था। जब मैंने पीएचडी में एडमिशन लिया तो उसके बाद मैंने कभी ना इंटर कॉलेज का फॉर्म भरा, ना बीएड, कुछ नहीं ऐसा, मुझे पता था कि मैं हायर स्टडीज में ही जाऊँगा। तो वैसे ही यहाँ पे जब मैं बच्चों में आया तो यहाँ तो वही छोटा छोटा एम, जैसे कि आप समझ सकते हैं, मैं अपना भी बताया वैसे इन बच्चों का भी था। तो मैंने इनको अच्छे अच्छे एग्जाम्स के बारे में मोटिवेट किया कि आप बीएचयू का फॉर्म भरिए, आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरिए। इनको बताया कि आप आईआईटीज में भी जा सकते हैं। अब बच्चों को रहता है कि आईआईटीज में हम कैसे जा सकते हैं, आईआईटी तो इंटर के बाद होता है। तो बहुत सारी चीज़ों को लेके मैंने इनको मोटिवेट किया जी। और हमारे यहाँ और भी अच्छे टीचर हैं, सब लोग सहयोग करते हैं और बच्चों ने उस चीज़ का मतलब यूटिलाइज किया और बच्चों का सिलेक्शन भी हुए आगे चल के, और वो अच्छी अच्छी जगह। तो मैथ को लेके बच्चों में, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे बीएससी का हमारे यहाँ सारा सीट फुल हो जाता है,
और 290 सीट के करीब है पीजी कॉलेज गाजीपुर में। सबका 220 है, बाद में बढ़ानी पड़ती सीटें, बढ़ी हुई सीटें भी फुल हो जाती हैं पूरी हमारे यहाँ। एंट्रेंस के थ्रू हम लोग एडमिशन लेते हैं। एमएससी में भी आज भी हमारे पास 60 सीटें हैं, 60 सीटें फुल हो जाती हैं। हाँ, पीजी में भी आके। अच्छा, उसके बाद 2019 से हम लोगों ने रिसर्च भी यहाँ शुरू किया। पूर्वांचल विश्वविद्यालय के थ्रू यहाँ पे रिसर्च एडमिशन होता है। अभी हमारे डिपार्टमेंट में 4 से 5 बच्चे पीएचडी स्टूडेंट हैं, और इस बार भी हम लोग अभी 5 से 6 बच्चे टोटल लेने जा रहे हैं। तो 10 से 11 बच्चे यहाँ पे पीएचडी की घंटे हाँ मैथ में चल रही है। तो काफ़ी मैथ को लेके यहाँ पे लोगों में जागरूकता है, और लोग पढ़ भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं, आउटपुट भी आ रहा है। सबसे अच्छी बात है आउटपुट मिल रहा है। यहाँ के बच्चों के शैक्षणिक स्तर के बारे में बताएं। हाँ, सच ये आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। शैक्षणिक स्तर थोड़ा बच्चों का जब हम आए तो देखे यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि उतना ज़्यादा सीखने को तो नहीं होता है बच्चों को। वही होती है कि हाँ हमने पास एग्ज़ाम के 2 दिन पहले पढ़ लिए, रट के लिख दिए, मेरा काम हो गया, परसेंटेज बन गया। तो मैं बच्चों को हमेशा, आज भी जो बच्चे हमसे क्लास के जानते हैं, कि मैं डेली पढ़ने के लिए उनको मोटिवेट करता हूँ। आप जाइए, डेली 2 से 3 घंटे पढ़िए, और जो चीज़ें जिस दिन जो टीचर पढ़ाता है, हर टीचर अपने आप में अच्छा है, बस आपके ऊपर आप उससे कितना सीख लेते हैं। क्योंकि कोई यहाँ तक पहुँचा है तो ज़रूर कुछ ना कुछ उसके अंदर क्वालिटी होगी। तभी पहुँचा। हम कभी बच्चों को किसी चीज़ के लिए कहते हैं आप जो कर रहे हैं करिए, साथ साथ टीचरों से भी सीखते रहिए। अगर आप कहीं पढ़ते भी हैं, या कहीं, मैं किसी चीज़ को प्रमोट नहीं करता हूँ ना किसी चीज़ का विरोध, लेकिन आप कॉलेज के टीचरों को क्लास करिए और उनसे सीखिए। और बच्चे इस चीज़ को वो भी करते हैं, तो इनका बेसिक जो बहुत बच्चों को रखता रहता है, इनको मैंने समझाया कि आप बच्चों में क्या प्रक्रिया होती है, जैसे एक क्वेश्चन किए, दूसरा क्वेश्चन किए, तीसरा कोई इस तरह। हमने बोला नहीं, आप कॉन्सेप्ट सीखिए। आप जब तक कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे तो फिर आप कंपटीशन नहीं, फिर आप केवल वही एग्जाम ही क्वालिफाई कर, कंपटीशन में आप बाहर हो जाएंगे तुरंत। तो इनको कॉन्सेप्ट बेस्ड, जैसे होता क्या है कि ग्रेजुएशन इंटर में आप देखेंगे तो बच्चों को होता है कि जो अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम है, पहला कर लिए, दूसरा कर लिए, ऐसा नहीं होता। पहले आप उस चीज़ का थ्योरी समझिए, आप एग्जाम्पल करिए, तब आप उसके बाद उस पर जाइए अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम पे। और बच्चों का क्या होता है कि सब जगह वही अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम, पहला हो गया, दूसरा हो गया, ऐसे करके नहीं। तो पहले आप कॉन्सेप्ट को विजुलाइज करिए, उसको सीखिए, क्वेश्चन बदल के भी आ जाए, इसकी जगह ये हो जाए, तब आप कैसे सोचेंगे, ये होना चाहिए। तो बच्चों को वीक पॉइंट था, लेकिन अभी तो बच्चे आउटपुट अच्छा दे रहे हैं, सीख रहे हैं। इसका मतलब क्वेश्चन, हम जब पढ़ाने आए तो बच्चे क्वेश्चन नहीं पूछते थे। मुझे लगता था कि ऐसा क्या है कि बच्चों को इनकी क्वेश्चन पूछने की आदत ही नहीं रहती है बच्चों की यहाँ पे। तो इनको जब कॉन्सेप्ट आप क्लियर करेंगे, आप खुद क्वेश्चन उनके सामने करिए कि ऐसा हो सकता है तो क्या होगा बेटा, ऐसा हो सकता है, तो फिर उसके बाद धीरे धीरे उनका आपसे लगाव बढ़ेगा, आपसे खुद क्वेश्चन पूछेंगे। इवन तो रास्ते में जा रहे हैं तब भी आपको लेके कापी खड़े कि हाँ सर हम ये क्वेश्चन बता दीजिए, बता दीजिए। मैथ्स के बच्चों का के बाद फ्यूचर क्या है? जैसे कि जो बच्चा मैथ को सिलेक्ट करता है, तो इंटर तक तो हमें पता है कि अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ग्रुप लेते हैं तो IIT JEE का एग्ज़ाम होता है, उसके थ्रू आप IIT में एडमिशन पा सकते हैं। और उसके बाद अगर मान लीजिए आपका IIT में नहीं सिलेक्शन होता है, आप हायर स्टडीज़ की तरफ मूव करते हैं, ग्रेजुएशन में आते हैं, तो वहाँ पे अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हो और अगर आपने मैथ को एज ए सब्जेक्ट ले रखा है, तो उसके बाद BSc करने के बाद अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, बेसिक एजुकेशन में जाना चाहते हैं, तो आप B.Ed कर सकते हैं। और उसके बाद आप के पास 2 ऑप्शन, एक TGT का एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर सकते हैं, तो उसके लिए B.Ed और ग्रेजुएशन ही माना जाता है। प्लस अगर आप PG भी कर लेते हैं और उसके साथ B.Ed करते हैं तो आप PGT का भी एग्ज़ाम, लेकिन ये आप अपने आप का एम और ऊपर कर सकते हैं। ये तो एक है ही आपके पास, मैंने बताया कि ग्रेजुएशन करने के बाद ये ऑप्शन भी, लेकिन और भी आप अगर आप ऊपर जाना चाहते हैं तो BSc के बाद, BSc फाइनल ईयर में आप हैं तो एक IIT JAM का एग्ज़ाम होता है। IIT JAM मैथमेटिक्स के स्टूडेंट के लिए होता है ये। उसके थ्रू वो पेपर कंडक्ट कराता है, आप उसका रिटन दीजिए। अगर आपका रिटन में सिलेक्शन हो जाता है तो जितनी भी एक्चुअली IIT का मीनिंग हमें यही पता होता है, केवल इंजीनियर वहाँ बनते हैं, लेकिन वहाँ बेसिक साइंसेस के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के कोर्स होते हैं। मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री भी वहाँ चलता है IIT में, वहाँ उसके भी डिपार्टमेंट होते हैं। मैक्सिमम IIT, कोई IIT जैसी नहीं जहाँ पर मैथ फिजिक्स, जैसे आप JEE भी देते हैं, इंजीनियर बनने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर क्वालिफिकेशन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही क्यों रखते हैं? मैथ को ही मेन ब्रांच माना जाता है कि आप मैथ पढ़ के आइए पहले। तो वहाँ पर आप जब जाएंगे, IIT JAM का एग्ज़ाम बच्चे क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद आपको IIT में सीधा MSc के लिए एडमिशन मिल जाता है। IITs प्लस NITs, आप कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि IIT तो ज़्यादा अच्छा है तो आदमी पहले IIT प्रेफर करेगा, नहीं हो रहा है आपका तो आप NITs में भी एडमिशन ले सकते हैं।
अब आईआईटी जैसे बात करें तो भारत में लगभग एग्जैक्ट तो मुझे नहीं, लेकिन शायद 24 से 25 आईआईटीज है टोटल। इसमें 7 जो पुरानी आईआईटीज हैं, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी रुड़की, आईआईटी चेन्नई और एक आईआईटी, मतलब जो भी 7 पुरानी आईआईटीज हैं, इनका रेपुटेशन सबसे ज़्यादा है। इनको अच्छा माना जाता है कि अगर आप जैसे किसी को आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन मिल जाए, आईआईटी कानपुर में, इन दोनों में हम कंपेयर नहीं कर सकते कौन नंबर 1 पे है। दोनों कभी ये कभी वो, रैंकिंग में अपना सुधार होता रहता है, कभी है। तो दोनों आईआईटी कानपुर था, हाँ, अब अभी आईआईटी बॉम्बे भी बहुत अच्छा कर रहा है। आईआईटी बॉम्बे को भी लोग सबसे पहले प्रेफर करते हैं, और आईआईटी दिल्ली भी अच्छा है, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी कहीं भी। तो ये जो आईआईटीज हमारे यहाँ पर, और अभी कुछ नई आईआईटीज बन गई हैं, जैसे आईआईटी बीएचयू है, इसका भी रेपुटेशन अच्छा है, प्रेस्टिजियस, क्योंकि पहले से वेल डेवलप्ड था। आईटी को आईआईटी कन्वर्ट किया गया, तो इसमें भी अच्छे लोग हैं, यहाँ भी बहुत अच्छा रिसर्च हो रहा है। आईआईटी गांधीनगर आपका बहुत अच्छा हो गया है, आईआईटी गांधीनगर में भी बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं। तो आप सीधा बीएससी तो आपने डिग्री कॉलेज से किया, लेकिन एमएससी के लिए सीधा आप आईआईटी में जा सकते हैं। हम बच्चों को हमेशा यही सलाह देते हैं, चलिए ठीक है, आप ग्रेजुएशन में पीजी कॉलेज में आ गए हैं, आप ट्राई करिए कि आपका पीजी के लिए आईआईटी में हो जाए। और जब आप एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, पीजी में आईआईटी पहुंच जाएंगे, तो फिर उसके बाद आपको जब पीएचडी करना है, तो आप आईआईटी से भी बड़े इंस्टीट्यूट इंडिया में है मैथमेटिक्स के। बच्चों को मैंने पूरा ये सारी चीज़ें, जैसे आप देखेंगे कि सबसे अगर आप कंपेयर करेंगे तो मैथ का जैसे सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट टीआईएफआर को माना जाता है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जो कि बॉम्बे में है, वो सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है मैथ का। उसके बाद आईएससी है, सीएमआई है, आईएसआई है, और उससे नीचे आएंगे तब आईआईटी। मतलब अब इन लोगों में आपस में कंपेयर तो नहीं कर सकते हैं कि जैसे बहुत से, जैसे कि आईआईटी भी, आईआईटी बॉम्बे कानपुर का भी रैंकिंग इन लोगों की इक्विवेलेंट ही माना जाता है, लेकिन एक समझने के पर्पज से हमें बोल सकते हैं कि इन इंस्टीट्यूट के बाद फिर आईआईटी जाते हैं। आईआईटी भारत में 24 से 25 है। उसके बाद हर प्रदेश में लगभग एक एनआईटी है, हर प्रदेश में एक एनआईटी है। उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी हर प्रदेश में लगभग, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उसके बाद स्टेट यूनिवर्सिटी जाती, उसके बाद कहीं डिग्री कॉलेज आते। अब आप यहाँ पे हैं और आपको इतना लंबा जर्नी कैसे, तो आप सीधा करिए ना कि आप सीधा जैम का एग्जाम क्वालिफाई करिए, एक छलांग मारिए सीधा आईआईटी में। बीच का सेंट्रल, स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एनआईटी सबको स्किप कर दीजिए, आप सीधा वहाँ पहुँच जाइए। जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे तो अगला स्टेप, जब आप वहाँ पहुँच गए तो आपके पास सारी सुविधाएं होंगी, आपको अपना अगला स्टेप पता होगा कि हमने पीएचडी आईआईटी से कर लिया, तब फिर आपको आगे गाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप अपना, आपको रास्ता मिल जाएगा। पीजी आप एमएससी वहाँ से कर रहे हैं, तो पीएचडी आप किसी अच्छे और भी, या तो आईआईटी बॉम्बे कानपुर, या किसी सीएमआई ऐसे किसी इंस्टीट्यूट से आप टीआईएफआर कहीं से कर सकते हैं, या आप पीएचडी फॉरेन से भी कर सकते हैं। फॉरेन भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी। उसके बाद नहीं पीएचडी तो आप पोस्ट डॉक में फॉरेन जा सकते हैं। फिर आपकी एक मतलब पढ़ाई आप मान लीजिए फॉरेन से होनी ही है। तो ये बहुत आसान तरीका है। जैम का एग्ज़ाम आप देखेंगे कि गाजीपुर से भी बच्चे क्वालिफाई कर चुके हैं, हाँ, जैम का एग्ज़ाम क्वालिफाई किए। तो धीरे धीरे शिक्षा का स्तर, जैसे एग्ज़ाम ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा टफ होता है, बच्चों के अंदर डर भरा हुआ है। मैं खुद अपने समय की बात बताता हूँ, मैं बीएससी में था तो मैं एमएससी बीएचयू का फॉर्म तो भर दिया, लेकिन जैम का फॉर्म नहीं भरा। मैं सोचा बहुत टफ होता है, इसको कौन देगा। लेकिन अब मुझे लगता है कि मतलब एक वो गलती थी, लेकिन ठीक है, ईश्वर जो जैसा करता है सब अच्छा करता है। तो बच्चों को इस फील्ड में अपना ये ध्यान देना चाहिए कि हमें अपना टारगेट, ये जैसे कि यूपी की बात करें, अच्छा हाँ, बीच में मैंने छोड़ दिया, जैसे नाइजर और आइजर भी होते हैं। पूरे इंडिया में 6-7 आइजर हैं पढ़ने के लिए। ये आइजर की भी रैंकिंग, नाइजर जो है भारत में इकलौता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, जहाँ से मैंने पोस्ट डॉक किया है, उड़ीसा भुवनेश्वर में, वो भारत, आइजर 7 है, नाइजर एक ही है पूरे भारत में। और जैसे आइजर मोहाली है, आइजर भोपाल है, आइजर पुणे है, इनकी रैंकिंग बहुत अच्छी मानी जाती है। इनमें भी आपको अगर एमएससी के लिए एडमिशन मिल जाए तो तब भी बहुत अच्छा माना जाता है। अच्छा, आप बीएससी क्वालिफाई मान लीजिए आईआईटी में पहुंच गए जैम के थ्रू, ठीक है, आप एमएससी में नहीं भी कहीं जा पाए, पीजी का किसी लोकल कॉलेज से ही पढ़ रहे हैं मान लेते हैं, उसमें भी सरकार की बहुत सारी सुविधाएं, एक स्कॉलरशिप चलती है एनबीएचएम, जिसको मैंने क्वालिफाई किया था पीएचडी के लिए, एमएससी के लिए भी होता है। अच्छा। अगर आप एमएससी में क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको पर मंथ 6000 मिलता है पर मंथ। हाँ, वो आपके सालाना 72,000 2 बार में, या तो 6-6 महीने सीधा पेमेंट का। आप कहीं भी पढ़िए, दुनिया किसी कोने में आप रह रहे हैं, किसी लोकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आपने एग्जाम, और उसका फॉर्म भी कुछ नहीं रहता, सबसे सस्ता फॉर्म होता है एनबीएचएम का। इवन दो आप रिटर्न यहीं 4 इलाहाबाद में उसका एक
सेंटर है, HRI हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट है छतनाग के पास। आप वहाँ जाइए, वहाँ पे उसका रिटन होता है, आप रिटन दीजिए, उसके बाद इंटरव्यू होता है। आप इंटरव्यू और रिटन क्वालिफाई कर लीजिए, आप कहीं भी पढ़ते रहिए, आपको MSc की फेलो। तो सुविधाएं तो सरकार बहुत सारी दे रही। आप PhD करने, आपका JRF क्वालिफाई हो गया, सोचिए आपको पर मंथ फेलोशिप उसमें मिलने लगती है। 36 से 42 हज़ार रुपये फेलोशिप होती है। एक मान लीजिए कि गवर्नमेंट जॉब में स्टार्टिंग में इतनी सैलरी मिलती है, उतनी आपको सरकार, और कर क्या रहे हैं? PhD किसके लिए? अपने लिए। पैसा कौन दे रहा है? गवर्नमेंट के। आप पढ़ते रहिए। तो सुविधाएं हमारे पास बहुत है। फाइनेंशियल इशू शुरू में थोड़ा सा आप इसको कर सकते हैं कि हमारे पास फाइनेंशियल, लेकिन बाद में नहीं। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके पास फाइनेंशियल इशू को नहीं आप वो कर सकते हैं कि मेरे पास फाइनेंशियल इशू है, वो मिलता रहेगा। आप MSc PhD आप पढ़ने में अच्छे हैं तो सरकार खुद आपको देगी पढ़ने के लिए। मैंने यहाँ बच्चों को मोटिवेट किया कि नहीं, आप NBHM का फॉर्म भरिए, आप उसका रिटर्न मत निकालिए, शुरू में 1-2 बार बैठिए तो आप डर तो कर, आज आप बैठेंगे, कल आपका जूनियर कि नहीं भैया ने दिया तो हम भी NBHM का फॉर्म भरेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने बच्चों को सब चीज़ों से एकदम पूरा, बच्चे NBHM का भी फॉर्म भर, हाँ एकदम रूबरू करा दिया कि आप लोग इन सब चीज़ों में बैठिए और इन चीज़ों को देते रहिए ताकि आप लोग हायर स्टडीज में मोटिवेट होते रहें। हमने ग्रुप बना रखे, जैसे अभी किसी का सिलेक्शन होता है तो बच्चों को इन्फॉर्म करना कि हाँ ये फॉर्म आया हुआ, आप लोग भर दीजिए और यहाँ पे आप जाइए। इवन तो कभी कभी कुछ बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं कि नहीं सर हमें क्या कहते हैं कि कुछ विंटर वेकेशन में कुछ हम करना चाह रहे हैं, तो हम बच्चों को अपना क्या कहते हैं कि विंटर वेकेशन या समर वेकेशन में कुछ करना चाह रहे हैं तो हम BHU में अपना बात करके उन लोगों के लिए करा देते हैं कि आप जाइए, 1 महीने रहिए, वहाँ पे सबसे मिलिए, हॉस्टल की सुविधा मिल जाती है, बच्चे जाते हैं। आप किसी के अंडर प्रोजेक्ट 1-1.5 महीने का ऐसे करके ज्वाइन कर सकते हैं और टीचर्स भी मेरा सपोर्ट करते हैं। तो हम शोध के प्रति बच्चों का क्या रुझान है? अब जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि सुविधाएं तो उतनी हम लोग पास आए नहीं शोध के लेके, लेकिन ये मैथमेटिक्स में उतनी ज़्यादा सुविधाओं की ज़रूरत है भी नहीं। किसी भी सब्जेक्ट में आप करना चाहें तो एक होता है उसका थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू और एक होता है लैब वर्क। तो कहीं कहीं तो ये ज़रूरी है कि लैब वर्क के बिना काम ही आपका नहीं होगा, लेकिन थ्योरेटिकल पार्ट भी किसी चीज़ का किया जा सकता है और उसके लिए किसी सुविधा की ज़रूरत नहीं। हम केवल अपने आप में चाह लें कि हमें करना है। तो अगर आप मोटिवेट होंगे तो, क्योंकि बच्चों को PhD का मतलब क्या होता है, बच्चे ये जानते हैं कि अगर हमको शोध कार्य करना पड़ेगा तो 6 साल 7 साल एक सुपरवाइजर का डरावना चेहरा पेश कर दिया जाता है कि परेशान करेंगे सुपरवाइजर। इवन दो बहुत सारी भ्रांतियां थी, मैंने तो देखा है कि कहेंगे कि घर का काम आपसे कहेंगे करने का, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सिर्फ डराने का और वो करने का तरीका होता है। अगर आप शोध कार्य में एडमिशन लेते हैं, ईमानदारी के साथ करते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं, उसका मिनिमम ड्यूरेशन हर जगह का अलग अलग है। जैसे हमारे यहाँ पूर्वांचल विश्वविद्यालय का 3 साल है और मैक्सिमम 6 से 7 साल के अंदर आपको कंप्लीट करना रहता है। अगर आपके पास फेलोशिप है तो आपको 4 साल तक UGC या फेलोशिप देती रहती है। आप अपना काम करते रहिए, वो आप कहीं भी रह के एक्टिवेट करा सकते हैं। अभी तो हम आपको बताया कि यहाँ भी PhD में एडमिशन मिल रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, रिटन क्वालिफाई कर रहे हैं, रिटन में बैठ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे भले ही क्वालिफाई ना कर पा रहे हो, लेकिन शोध के प्रति है कि नहीं हमें शोध करना है। PG कॉलेज के ही हमारे ही बच्चे जो हमने शुरू में पढ़ाए थे, आज वो PhD ज्वाइन कर लिए हैं यहाँ पे, वो PhD करने के प्रति। और यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का PhD या हायर स्टडीज के लिए हो भी रहा है सिलेक्शन। तो बच्चों के मन में शोध कार्य को लेकर जो एक डर था वो खत्म हो चुका है कि नहीं हमें जाना चाहिए, हायर जागरूकता आ गई। इवन तो जब सरकार हमें इतनी सुविधाएं दे रही है, जब हमें अपने पढ़ने के लिए 40 से 42 हज़ार पर मंथ स्टाइपेंड मिल रहा है, तो हम क्यों ना पढ़ें, उस चीज़ का यूटिलाइज करें। इससे अच्छा कुछ और अच्छा ही करें, शोध में अच्छा करेंगे तो लॉन्ग टाइम चलेगा आपका। तो इसीलिए बच्चों के प्रति शोध कार्य को लेकर काफ़ी जागरूकता है और बच्चे इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, कर भी रहे हैं। अभी हाल में हमने तो अपने अंडर में PhD भी सबमिट कराई है, 3 साल कंप्लीट हुआ है। हाँ ये है कि मैं अगर IIT और सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कंपेयर करूँगा तो यहाँ बच्चे उतना इंटरेस्ट अभी नहीं है इनके अंदर कि ये डेली आपके साथ लैपटॉप लेके बैठ रहे हैं काम। अगर शुरुआत हो गई है और थोड़ा भी हो रहा है तो बहुत बड़ी उपलब्धि, आगे और अच्छा होगा। और आप हैं तो आशा जो है अब सब भोलेनाथ की कृपा बनी रहे, ऐसे ही तो सब अच्छे से। आपके आने के बाद कुछ बच्चे जो सफल हुए हो उनका उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, जैसे बहुत सारे बच्चों का जब मैंने बताया कि उनको मैंने जैम के लिए किया, तो यहाँ से 2 बच्चों का सिलेक्शन जैम में भी हुआ
और उसके बाद इस बार तो रिजल्ट मतलब पिछली बार भी बहुत सारी, इस बार तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। बीएचयू में मेन कैंपस में मैथमेटिक्स में 2 बच्चियों का सिलेक्शन हुआ, जहाँ पर 120 सीटें ऑल इंडिया, वहाँ पे अगर आप 2 बच्चे अपने भेज पा रहे हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। 2 बच्चियों का मेन कैंपस में सिलेक्शन हुआ है, 2 बच्चियों का वहाँ पर एक मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग करके डीएसटी सिम्स चलता है, 2 बच्चियों का वहाँ पे हुआ है पीजी लेवल पे, यानी 4 बच्चियों का बीएचयू मेन कैंपस ये हुआ है। अब उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 5 बच्चों का सिलेक्शन हुआ मेन कैंपस के लिए। उससे एफिलिएटेड डिग्री कॉलेजों में होता है तो ठीक है और अच्छी, लेकिन जो मेन कैंपस में बच्चे गए हैं, 5 बच्चे इस बार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में और 4 बच्चे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। कम से कम 9 बच्चों का, गाजीपुर के 9 बच्चों का भाग्य आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में। हाँ, सब बच्चे मेहनत करते, टीचर्स हमारे सब बहुत अच्छे, ईश्वर कृपा है, हम लोग मेहनत करते। और अभी एक बच्ची का सिलेक्शन IIT BHU में PhD के लिए हुआ है, तो उसने भी UG और PG दोनों यहाँ से, प्रियंका बलवंत की नाम की लड़की है, रउजा पेज पे रहा है इसका घर, और उसका IIT BHU में मैथमेटिक्स में PhD के लिए सिलेक्शन हुआ है। 5 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, जिसमें एक बच्ची हमारे कॉलेज की है, उसने UG PG, उसने GRF भी निकाल रखा है, उसके ऑल इंडिया 151 रैंक है, तो गेट भी क्वालिफाई कर रखा है उसने। तो पढ़ाई के प्रति उसका काफ़ी अच्छा रुचि था। और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो अच्छा कर रहे हैं, और हमें अभी भी बहुत सारे बच्चों से उम्मीद है कि जैसे मैंने प्रियंका बलवंत का एग्जाम्पल बताया, तो बच्चे मोटिवेट करना जरूरी है। उसने जैसे ही यहाँ से MSc कंप्लीट किया तो उसके मन में आया कि पूर्वांचल का एंट्रेंस उसने पहली बार में ही क्वालिफाई किया, फाइनल ईयर में ही उसने पूर्वांचल PhD एंट्रेंस क्वालिफाई कर दिया। आई मेरे पास कि सर मुझे PhD करना, तो मैंने मना कर दिया। मैं बोला बेटा तुम हायर स्टडीज में, क्योंकि हम लोग को इतना आइडिया है कि अगर बच्चा पढ़ रहा था, हम इतना समझ जाते हैं कितना अगर स्कोर मेहनत करा दी जाए तो ये आगे के लिए डिजर्व करता है। हाँ, इसमें बच्चों की मेहनत मेन रहती है, हम लोग उसका श्रेय नहीं, वो केवल उनको मोटिवेट करते रहिए, और कुछ क्वेश्चन आए तो मोटिवेट करना भी एक बहुत बड़ा काम है, और इसी से बच्चे आगे बढ़ते हैं। जब बच्चों को रास्ता ही नहीं पता रहेगा कि मुझे कहाँ जाना है और हम कहाँ जाने लायक हैं, गुरु तो ये देखता है ना कि मेरा शिष्य कहाँ जाने लायक, उस हिसाब से उस पर मेहनत कर दी जाए। एग्जैक्टली। तो बच्चों को बहुत अच्छा रिजल्ट, और पिछले साल जो पूर्वांचल विश्वविद्यालय में गोल्ड मेडल मिला जो PG लेवल पे मैथमेटिक्स का, वो भी हमारे ही कॉलेज का बच्चा था, जिसको गोल्ड मेडल पूर्वांचल विश्वविद्यालय, सत्यप्रकाश गुप्ता, और बहुत जल्दी उसका भी कहीं ना कहीं सिलेक्शन होगा ही होगा। अभी वो अपना। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ जी, कि अपनी इन उपलब्धियों का श्रेय किसे देते हैं आप? सबसे पहले तो मैं बाबा विश्वनाथ, भोलेनाथ प्रभु को वो करता हूँ। माता पिता वो मैं अपने पूरा, मेरे माता पिताजी का मेरे बहुत मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा है, और मैं आपको बताया कि उन्होंने कभी मुझे किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया। स्वतंत्र हो और फाइनेंशियली सुविधा, जब जैसी ज़रूरत पड़ी, जहाँ भी एडमिशन लेना है, जैसे भी आप करते रहिए। उनका बहुत बड़ा मेरे ऊपर ट्रस्ट, जो सबसे बड़ी बात थी। और वो जैसे अब मुझे इस प्लेटफॉर्म पे मैं शेयर ही कर देता हूँ, जब मैं आया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एडमिशन लेने, तो उन्होंने मुझे जब काउंसलिंग के समय, जिस दिन काउंसलिंग थी, सुबह हमसे बोले चलो पहले बाबा विश्वनाथ का दर्शन करो। मैं वहाँ लाइन में लगा था, काफ़ी लंबी लाइन थी, तो ईश्वर में मेरी बहुत आस्था है। मैंने बोला पिता, बोले बस यहाँ काउंसलिंग हो जाए, उसके बाद हो गया तुम्हारा ज़िंदगी में। बस यही बोलते ही थे कि कुछ भी दिक्कत होती थी, भाई मैंने तो बाबा विश्वनाथ को सौंप दिया बच्चे को, मैं मालिक नहीं हूँ, वही जाने क्या होना है। तो उनका हमेशा मेरे ऊपर आज भी मतलब उनका आशीर्वाद रहता है, तो मैं एकदम कॉन्फिडेंस में रहता हूँ, कोई चीज़ हमसे बोल देते। नमन है ऐसे पिता को। और आप इस कार्यक्रम में आए, बड़ा अच्छा लगा, और बड़ी ज्ञानवर्धक जानकारियाँ दी बच्चों को और दर्शकों को। इसके लिए आपको बहुत बहुत दिल से, हृदय से आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमें बुलाने के लिए। बस मैं बच्चों को यही एक मोटिवेशन, जहाँ भी रहिए, जैसे भी रहे, अपना काम ईमानदारी के साथ करते रहें बच्चे। बस जरूरी नहीं कि हर बच्चा है बहुत ही अच्छी जगह, जो भी करिए आप ईमानदारी के साथ, चाहे वो टीचर हो चाहे बच्चा, हम जहाँ हैं, जैसे देश सेवा है, हम अपना काम ईमानदारी से करें। बस मतलब सीख यही मिलती है कि हम अपना काम ईमानदारी से, ईश्वर में आस्था रखें और अपना काम ईमानदारी से करते रहें, और जरूर मदद करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।